सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज जो हम बात करेंगे जो है स्वतंत्रता के अधिकार को। अभी तक हमने जो है समानता के अधिकार को डिस्कस किया जो कि मूल अधिकारों का पहला अधिकार था। आज इस दूसरे वाले अधिकार को शुरुआत करते हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में लोगों को सर्वाइव करने के लिए इस अधिकार की बहुत आवश्यकता है। यह अधिकार अगर लोगों के पास न हो या इसे छीन लिया जाए, सरकार या कह लीजिए राज्य यह अधिकार छीन लिया जाए, तो जीने में बड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रुक जाएंगी गतिविधियाँ। तो कौन कौन सी गतिविधियाँ रुक जाएंगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उसको जो है यहाँ पे हम समझेंगे। यानी कौन कौन से अधिकार हैं उसको समझ लेंगे और उसके उल्टा कर लेंगे कि अगर उन अधिकारों को छीन लिया जाए तो उससे क्या क्या घाटा होगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देखिए 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 21A और 22। आज हम जो है सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। 19 के तहत देखिए 6 अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा की बात की गई है। तो मतलब स्टेट कभी भी इन अधिकारों को जो है नागरिकों से जो है छीन नहीं सकता है। कुछ कंडीशंस पे उस पर कुछ बैन लगा सकता है, उन्हें कुछ टाइम पे रोक सकता है, कुछ कमियां कर सकता है, बट पूरी तरीके से जो है इसे रोक नहीं सकता। तो इन्हीं को आज समझेंगे, डिकोड करेंगे, क्या क्या बातें रखी गई अच्छे समझेंगे। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 6 अधिकारों की रक्षा की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में। और ये 6 अधिकार आपके सामने जो है लिखे हुए हैं एक एक करके। जो हमारा मूल संविधान था जो 1950 में अडॉप्ट किया गया था, उसमें बेसिकली 6 नहीं बल्कि 7 अधिकार थे। बात के समय में उसे हटा दिया गया 1978 के टाइम में, आई थिंक हटा दिया गया था। 7वां अधिकार जो था संपत्ति को खरीदना बेचना, ये सब जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता था। इसको जो है हटा के अभी सिर्फ जो है 6 अधिकारों को रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन अधिकारों को समझते हैं कौन कौन सी बातें इसमें जो है समझाई गई हैं। तो देखिए पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब एक तरीके से भाषणबाजी करना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर स्वतंत्रता ना हो लोगों के पास तो लोग जो है एक तरीके से रोबोट तरीके काम करेंगे, अपना खुद का विचार कुछ रख ही नहीं पाएंगे। जो सरकार कहेगी, जो स्टेट कहेगा उसे ही फॉलो करेंगे, अपना कुछ थॉट रख ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, वाक केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तहत जो है क्या क्या बातें समझाई गई हैं। वाक का मतलब यहाँ पे स्पीच से, भाषण से, अपनी बातों को रखने से। अभिव्यक्ति मतलब जो भी अपने आपके विचार से, थॉट्स से, उसको एक्सप्रेस करना एक तरीके से। जैसे मान लीजिए वर्तमान में क्या है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल थॉट्स को ले लेते हैं। कुछ लोग का मानना है कि मोदी सरकार अच्छी, कुछ लोग का मानना नहीं मोदी सरकार अच्छी नहीं। तो ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है किसी एक विचार को लेके। ठीक है। तो आप जो है फ्री हैं अपने विचारों को रखने के लिए समाज में। ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, उसको देखेंगे किन कंडीशंस उस पर बैन है। बहरहाल इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी जो है फ्रीडम यहाँ पे रखी गई है। बाकी बैन्स को समझ लेंगे कि किन आधारों पे जो है उस पर बैन लगाया जाता है। ठीक। तो वाक्य अभिव्यक्ति के तहत देखिए जितने भी नागरिक हैं भारत के जो सिटीजन हैं, उनको ये सारा राइट्स मिला हुआ है कि सोसाइटी में रहते हुए इस वाली स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत अपने विचार रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, मत दे सकते हैं यानी वोटिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी के फेवर में बात कह सकते हैं और किसी के जो है अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं। मतलब अभियोग लगा सकते हैं। मतलब एक तरीके से अभियोग मतलब जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वो तो महाभियोग होता है, बट अभियोग मतलब एक तरीके से आरोप लगाना। तो आप आरोप भी लगा सकते हैं। आरोप किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे लिखित में हो, मौखिक में हो, ठीक है, भाषणबाजी करके हो या छपे हुए फॉर्म में हो, यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर आप किसी का आलोचना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये वाले जो है राइट्स के तहत। ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें जो है इसी के तहत मिली गई है। आप देखिए मीडिया में लोग काम करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, कभी कभी सरकार के फेवर में लिखते हैं, कभी अगेंस्ट में लिखते हैं। ये उनके पास राइट्स है, उसी राइट्स का प्रयोग करके वो सारी बातों को रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बहुत ही वाइडली जो है डिस्क्राइब कर रखा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आएंगी, उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए इसके तहत क्या है भाई, विचारों को प्रेषित करने का। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, 12-15 पॉइंट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जा सकती हैं। 12-14 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को समझाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं इसे बता के आपको समझा दूंगा।
पहला है विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। कोई मान लीजिए थॉट है, विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रसारित कह लीजिए या प्रचारित करने का अधिकार। ठीक है, आप चाहे अपना थॉट हो, अपना विचार हो, आपके गुरुजी का विचार हो, आपके साथी का विचार हो, जिस भी विचार से सहमत है आप उसको जो है प्रसारित कर सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। इस अभिव्यक्ति का जो है या कह लीजिए इस स्वतंत्रता का जो है प्रयोग करके। ठीक है, दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के तहत जो है प्रेस को फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, प्रेस जो है पूरी तरीके से भारत में फ्री है। आप रैंकिंग देखिए अगर इंडियन जो है प्रेस की, मतलब जो प्रेस वाले होते हैं ये सब, इनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग भारत में देखा है बहुत पीछे आती है, 100+ जाती है वर्ल्ड के लेवल पे। लेकिन भारतीय मीडिया बहुत फ्री है, बहुत ज़्यादा फ्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग थोड़े से बायस्ड हैं, पार्शियलिटी करते हैं, पैसों की लालच में आके हो सकता है किसी पार्टी के फेवर में बात ज़्यादा कर ले, किसी पार्टी के अगेंस्ट ज़्यादा बात कर ले। बट देखा है मोटी मोटा आज के टाइम में जो सोशल मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, जो आजकल की युवा जनरेशन आ रही है, यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहे हैं न्यूज़ मीडियाज़ की, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है इसी वाले टॉपिक से प्राप्त हुई है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया। ठीक, तो आप इसको देखिए, तो ये आर्टिकल नंबर 19 की चर्चा कर रहे हैं। 19 में पहला वाला सब क्लॉज है और पहले वाले में ये दूसरा सब क्लॉज, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 के पहले का दूसरा। अगर ये इतना ऑप्शन दिया रहे तो ये वाला सही रहेगा आपका, या तो सिंपली आर्टिकल नंबर 19 दिया रहे तो भी सही है, आर्टिकल नंबर 19A दिया रहे तो भी सही रहेगा। ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक कर ले। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसका विज्ञापन दे सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। आप देखिए, आप दुनिया भर का एड चलता है, टीवी पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, ऑटो के पीछे भी लोग लगवा देते हैं। ठीक है, गाड़ी के पीछे लगा रहता है, ट्रेन पे भी लिखा होता है, मेट्रो पे लिखा होता है, दुनिया भर का एड चलता रहता है। तो आपको अपना विज्ञापन छपवाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। ठीक, और भी कई चीज़ें हैं इसमें। प्रसारित करने का अधिकार, मतलब न्यूज चलाने का अधिकार। कोई चीज़ अगर न्यूज़ मीडिया में चलाना है तो उसे प्रसारित कर सकते हैं। एक तरीके देखा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है सरकार का कॉपीराइट नहीं है, आप खुद की मीडिया हाउसेस बना के आप चीज़ों को प्रसारित कर सकते हैं। ये जो है चौथा वाला अधिकार है, मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे समझा दे रहा हूँ। अगला है देखिए, किसी राजनीतिक दल संगठन ने अगर बंद बुलाया है कि आज जो है भारत बंद रहेगा या यूपी बंद रहेगा या फलाना मोहल्ला बंद रहेगा, तो उसके अगेंस्ट आपको अधिकार है। मतलब मान लीजिए राहुल गांधी कह रहे हैं जी आज भारत बंद है फलाने कारण की वजह से, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें सम्मिलित हो, आप मना कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो है आपको राइट्स है। ठीक है, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, भारत बंद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये आपके पास राइट्स है। अगला राइट्स क्या है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। कोई भी अगर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पुल बन रहा है, कोई विधेयक पास हो रहा है, इन सब को जानने का जो है अधिकार है आपको। ठीक है, अगला है शांति का अधिकार, शांति से जीने का भी अधिकार है। अगर आपके आसपास मोहल्ले में लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि जो है मुझे शांति से जीना है, बट इंश्योर ये रखना है कि आप भी कभी ऐसा कोई हरकत न करें जिससे दूसरे की शांति भंग हो। अगर आपको शांति प्रिय है तो अगले को भी प्रिय होगी, तो आपके पास शांति का भी अधिकार है। अगला है देखिए, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। ये भी आप समझ लेना। बाकी और भी कई सारे जो इसमें राइट्स हैं तो इसको समझ लेना, जैसे कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अधिकार, कोई फिल्म निर्माता फिल्म बना रहा है उसके अधिकार। तो कई सारे जो है इसमें राइट्स जो है इस वाले थॉट के तहत, इस वाले जो स्वतंत्रता के तहत जो है आपको मिली हुई है। लेकिन सारे राइट्स जो है कंडीशनल है। सारे राइट्स क्या है, कंडीशनल है।
आप इसे नॉर्मल कंडीशन में यूज कर सकते हो, लेकिन इस पर बैन भी सरकार लगा सकती है। किस कंडीशन पर लगा सकती है? बैन का क्या क्या जो है कंडीशन है कि अगर आप इनमें से कोई से ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसे जो है बैन लग जाएगा। किन आधारों पे? यदि आप ऐसी जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ये सब विचारों को प्रोत्साहित करने का, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन, सूचना का अधिकार, फलाना जो भी मैंने बताया, ऐसी अगर एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखिए कि भारत की एकता, भारत की एकता एवं अखंडता पे जो है कोई आंच ना आ जाए। ठीक है, चलो मान लिया कि आप न्यूज़ मीडियाज में हो, प्रेस में हो, आप प्रेस का काम कर रहे हो, आप जो है पत्रकार हो, तो आप ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे जो है भारत की एकता और अखंडता पे आंच आ जाए। अगर आंच आ जाएगी तो ये आपके अधिकार जो है आपसे छीन लिए जाएंगे, पेनल्टी लगेगी, केस चलेगा, आपको जेल में रख दिया जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, बाद में लोग चिल्लाएंगे कि मीडिया का गला घोट दिया, फलाना हो गया, ये हो गया, रवीश कुमार टाइप लोग स्क्रीन जो है ब्लैक करके बैठ जाएंगे। बट ऐसी कोई हरकत करेंगे तो आपको जो है प्रतिबंध लग सकता है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे आप। ठीक, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप सब करिए, बट ऐसी कोई हरकत मत कर देना कि आपका राज्य ही जो है नुकसान में आ जाए, घाटे में आ जाए, मुसीबत फंस जाए। राज्य का मतलब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए कोई विदेशी राज्य है, विदेशी देश है, ठीक है, उससे भारत के अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे कोई भी हरकतें नहीं करना है जिससे उस देश से भारत के संबंध खराब हो जाए। वहाँ के नागरिकों के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करना। जैसे आजकल देखिए, रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र राष्ट्र है, बहुत ख़राब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन भारत में क्या है कि वहाँ की महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा धारणा बन रखी है गंदी गंदी, कि रशियन बड़ी अच्छी होती है, मतलब गलत थॉट्स में। तो एक तरीके से आप देखिए रशिया के अगेंस्ट जो है गलत धारणा पैदा कर रहे हैं वहाँ की महिलाओं के लिए। आप उन्हें सेक्सुअली जो है बहुत गंदी नज़र से देख रहे हैं, तो एक तरीके से गलत धारणा है, इस पर आपको पेनाल्टी लग सकती है, दंड मिल सकता है। ठीक है, अगला है नैतिकता इत्यादि के आधार पे नैतिकता का पालन करना है, सार्वजनिक आदेश उसका अनुसरण करना है, तो इन आदेशों को पालन करना है। अगर इसको आप रोल ओवर करते हैं इस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, तो सरकार आप पे शिकंजा कर सकती है और आपको जेल में डाल सकती है। ठीक है, तो ये है पहली स्वतंत्रता जिसके तहत आपको ये सारे राइट्स मिले हुए हैं, जो मैंने अभी लिख के बताया, वर्बली भी कुछ बताया, और इनके आधार पे जो है इन सारे फ्रीडम्स को जो है बैन किया जा सकता है अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला, अगले में क्या बात समझाई गई है, इसको मिटा लेता हूँ पहले। क्या हुआ? अब हम दूसरे वाले अधिकार की चर्चा करते हैं, जिसमें है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। दोनों बातों को समझते हैं कि शांतिपूर्वक क्या है और निरायुध क्या है। शांतिपूर्वक मतलब एकदम शांति तरीके से, उत्तेजित बहुत नहीं होना है, शांत वाली धारणा से करना है। और निरायुध मतलब बिना युद्ध की इच्छा के, ऐसा नहीं कि बंदूक लेके जाके जो है सम्मेलन करना है। ठीक है, तो एकदम शांतिपूर्वक निरायुध मतलब युद्ध की कोई इच्छा न लेके जाके आपको सम्मेलन करना है, ये वाला अधिकार आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए समझते हैं। दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, अधिकार कह लीजिए, स्वतंत्रता कह लीजिए। मान लीजिए आप किसी बात को लेके सहमत नहीं है, सरकार की कोई एक्टिविटी है उससे सहमत नहीं है, अब आप उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के टाइम में देखिए सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहीं बैठ के जो है चीज़ों को सरकार तक पहुंचा सकते हो, आइदर ट्विटर से, यूट्यूब से, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, आप उस जो है पहुंचा सकते हो। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, सड़कों पे आते थे और बैनर पोस्टर लेके, ताली वाली बजा के, ढोल मजीरा बजा के अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाते थे। वो ऐसी एक्टिविटी करते थे, तो जो मीडिया के लोग हुआ करते थे
पत्रकार बंधु हुआ करते थे, वह चीज़ों को कैप्चर करते थे, पेपर्स में लिखते थे, सरकार तक जो है बातें पहुंचती थी। तो ये अधिकार भी जो है हमें मिला हुआ है कि आप जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं और निरायुद्ध जो है तरीके से जो है इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जगराता करना है, ठीक है, तो जगराता में क्या होता है, सम्मेलन ही होता है एक तरीके से। माता की पूजा होती है, 2-3 हज़ार लोग आते हैं, गाना बजाना होता है, प्रसाद वितरण होता है, तो वो भी एक तरीके से सम्मेलन हो गया। या मान लीजिए होली मिलन समारोह मनाना है आपके अपने कंपनी के वर्करों के साथ, तो 500-600 लोग होंगे, आप होंगे, मिठाई डब्बा वगैरह रंग वगैरह सब लगाएंगे, तो एक प्रकार का वो भी सम्मेलन हो गया। तो ये सब कुछ सम्मेलन करने का अधिकार जो है आपको सरकार ने दे रखा है कि आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट कंडीशन ये है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, कुछ भी हो शांतिपूर्वक, और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए नवरात्रि चल रहे हैं तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, गाने बजाने बहुत लिमिट बजाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई साउंड में नहीं बजाएं, रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए, ज़्यादा भीड़ हो, क्राउड हो, कोई वहाँ हथियार लेके ना आ जाए। तो इस प्रकार से जो है आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए 10 लोगों का वो एक ग्रुप है, उनको लगा कि भाई भारत सरकार की कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि भाई चलो इसका प्रदर्शन करना दिल्ली में चल के। तो आ जाइए दिल्ली में, कोई नहीं, स्वागत है, गांधी मैदान खाली पड़ा है, आइए यहाँ पे इकट्ठे हो जाइए गांधी मैदान में, शांतिपूर्वक, कोई हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। हथियार हुआ तो दिल्ली पुलिस आपको बहुत लंबा लपेटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाइए और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, काली पट्टी बात दिखा सकते हैं, बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक तरीके से देखा है सार्वजनिक बैठक में जो है आप भाग ले सकते हैं इस अधिकार के माध्यम से। सार्वजनिक बैठक, वो सार्वजनिक बैठक किसी प्रकार की हो सकती है, सरकार के अगेंस्ट वाली हो सकती है, कोई मिलन समारोह हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई जश्न हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये सब करने के लिए कंडीशन ये है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही खड़े हो सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही ये सब कर सकते हैं। मतलब गांधी मैदान जैसा कि मैंने कहा सरकारी है तो वहाँ जाके करिए, या दूसरा कोई मैदान हो, नेहरू मैदान, तो वहाँ जाके करिए, इंदिरा वाला मैदान हो, कोई सा मैदान हो जाके करिए, बट वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर पैसा कर सकते हैं। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके आप जो है ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आपको ये राइट्स नहीं है कि आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी का घर खाली पड़ा है वहाँ जाके पंचायत करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो है ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन से है, इसके तहत हड़ताल शामिल नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है। आप मान लीजिए कंपनी के वर्कर्स हैं तो आप ये हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल करेंगे तो कंपनी के जो नियम है, औद्योगिक नियम है, उसके तहत आपको निपटाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत जो है और भी चीज़ें हैं कि ये जो व्यवस्थाएं दी गई, इसके तहत आप हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, ये कंडीशंस हैं। अगर ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो वहाँ की पुलिस जो है आपको अच्छे से ट्रीट करेगी। अच्छे से ट्रीट करने का मतलब उत्तर प्रदेश में करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, दिल्ली में करें तो फिर आपको पता ही दिल्ली में क्या होगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि इसके तहत क्या बेनिफिशियरी है, क्या मतलब प्रॉफिटेबल है और क्या लॉस है। प्रॉफिट ये है कि शांतिपूर्वक आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस वाले अधिकार का प्रयोग करके मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, उपद्रव नहीं मचा सकते, हिंसा नहीं कर सकते, ये सब आप नहीं कर सकते। ये सब अगर करते हुए पाए गए तो पिटाई लगेगी। किसी प्रकार की अव्यवस्था भी नहीं फैला सकते आप, ठीक है। अव्यवस्था, आपको याद होगा कोविड आने से पहले शाहीन बाग दिल्ली में एक हड़ताल हुई थी और बुर्का पहन के काले टेंट में बहुत सारी महिलाएं बैठ गई थी शाहीन बाग में। अब देखा है तो एक शांतिप्रिय तरीके से, एक तरीके से सब कुछ चल रहा, सार्वजनिक बैठक चल रही थी। वो सीए के विरोध में बैठे हुए थे, जिनका उनसे कोई मतलब ही नहीं था, वो अलग बात है, उन्होंने उड़ता तीर अपने पीछे ले लिया था। बहरहाल उनका मानना था कि सीएए में भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाए। उनका ऐसा उनको पढ़ा दिया गया था, जबकि सीए का मतलब भारतीय मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है।
उन्होंने जो है शाहीन बाग में, तो थोड़ा मिटा लेता हूँ, शाहीन बाग में एक सड़क पे टेंट लगा के और काले बुर्के में जो है हजारों की संख्या महिलाएं बैठ गई और पुलिस जो है सड़क को ब्लॉक कर दिया। पूरी सड़क को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। और ये सड़क आती थी दिल्ली से नोएडा। दिल्ली से नोएडा आने के लिए 3 रूट, जो आते होंगे उन्हें पता होगा, जो मतलब दिल्ली नोएडा कभी ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा। 3 रूट है। 3 रूट्स में अगर आप एक मेजर रूट्स को ब्लॉक कर दोगे तो सिंपल सी बात है, यातायात का बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए इनका प्रोटेक्शन फालतू का था। इन्होंने मान लिया था सीए से हमारी जो है नागरिकता चली जाएगी, तो पहला लॉजिक गलत था। दूसरा, इन्होंने एक सड़क को ही पूरा ब्लॉक कर दिया, जो कि नोएडा जैसे बड़े शहर जो दिल्ली से आते थे नोएडा, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो एक प्रकार से देखा अव्यवस्था जो फैल रही थी इस वाले सम्मेलन से, जो है प्रोटेक्शन, इस वाले जो है सभा से कह लीजिए या फिर कह लीजिए प्रोटेस्ट से कह लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है अव्यवस्था फैल रही थी। तो सरकार चाहती इन सब को लठ मार के जो है हटा लेती, लेकिन सरकार ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि सब जो है खुराफाती तत्व थे, महिलाओं को आगे कर रखा था। और महिलाओं से निपटने के लिए महिला पुलिस भी तो होनी चाहिए इतनी। और समस्या ये है कि दिल्ली पुलिस में इतनी महिलाएं हैं नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या महिलाएं बैठी हैं, इतना जो है महिलाएं पुलिस है नहीं। अब चूँकि पुलिस को ट्रीट जो है किसी लेडी को पकड़ना हो तो लेडी पुलिस ही चाहिए, पुरुष जो इसे हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा हमारे विधान है। तो इसलिए सरकार ने उसको झेला। फाइनली कोविड आया, कोविड में सबको भगा दिया गया कैसे कैसे करके। बट वो जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरीके से इलीगल था। पहला उनका कॉन्सेप्ट ही गलत था। कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हमारी नागरिकता चली जाएगी सीए से, जबकि सीए नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। दूसरा, आपकी इस हड़ताल से, आपकी इस जो है सम्मेलन से, आपकी इस जो है मीटिंग से पूरी अव्यवस्था फैल रही थी। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए बहुत समस्या हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस वाले सम्मेलन का प्रयोग कर सकते, सॉरी इस वाले जो है अधिकार का प्रयोग कर सकते हो शांतिपूर्वक और निरायुक्त तरीके से। इस कुछ बैंस भी हैं। बैंस ये हैं कि अगर आप ऐसी कोई मीटिंग करते हैं जिससे भारत की एकता और संप्रभुता, भारत की एकता एवं संप्रभुता पे कोई खतरा आता है तो बहुत पिटाई लगेगी, आपको बैन कर दिया जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर भारत की एकता और अखंडता या संप्रभुता पे कोई बात आएगी तो आपके सारे सम्मेलन जो है रद्द कर दिए जाएंगे और पिटाई लगा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है संबंधित क्षेत्र में यातायात अव्यवस्था। वही मैंने बताया ना, सीए वाला जो बैठे हुए थे बुर्का पहन के महिलाएं, संबंधित क्षेत्र में यातायात अव्यवस्था होता है तो भी आपकी सम्मेलन को, मीटिंग्स को, जो भी कर रहे हैं आप, हटा दिया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक की जो है मोड होता है। अगर आप किसी सड़क को ही चौक कर दोगे तो लोग आवाजाही बंद हो जाएगा, आवाजाही बंद हो जाएगी तो लोग नौकरी भी नहीं जा सकते, सामान नहीं जा सकता एक राज्य से दूसरे राज्य में। जो फूड चेन है भारत में, जो इधर उधर सब चीज़ें भेजी जाती हैं, लोग नौकरी करने जाते, तो सब कुछ ठप हो जाएगा। तो आपका सम्मेलन किस काम का? ठीक है, तो इस आधारों पे जो है आपकी सम्मेलन को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोग करिए इसका अच्छे से, बट कंडीशन ये है, इसको जो है वायलेट नहीं करना है। ठीक है, मिटाते हैं इसको, समझते हैं। तीसरा, संगम संघ इत्यादि बनाने का जो अधिकार है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो है संगम संघ और सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को। ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत ही भी इंटरेस्टिंग है। इससे कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, राइट्स आते हैं जिसके तहत आप जो है काम करते हैं। देखिए, संगम संघ और सहकारी समितियां, 3 का जो है वर्डिंग है यहाँ पे। संगम मतलब एक तरीके से लोगों का समूह, संघ मतलब यूनियंस, और सहकारी समितियां मतलब इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या कह लीजिए कोऑपरेटिव कमेटी कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोसाइटी तो समाज हो गया, कोऑपरेटिव जो है कमेटी। ये सब बनाने के आपके पास जो संविधान ने जो है अधिकार दे रखे हैं। आप चाहे तो इन अधिकारों का प्रयोग करके आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, मतलब साझा कंपनी बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं, या लोगों का समूह बना सकते हैं। ये सब कुछ जो है आप इस अधिकार के प्रयोग से जो है
बना सकते हैं। तो इसको समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा है संगम बनाने का अधिकार। संगम का मतलब होता है, देखिए भारत में संगम तो कई जगह हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम है। कहने को तो वहाँ 2 नदियाँ हैं, गंगा यमुना का मिलन होता है और आगे जो है गंगा के रूप में नदी आगे बह जाती हैं, लेकिन मान्यताओं के हिसाब से 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो संगम का मतलब ही होता है मोर देन 2 या फिर पहले मोर देन 1, एक से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं एक जगह उसे संगम कहते हैं। ठीक है, लोगों का संगम, जैसे हम आप 10 लोग एक जगह मिल जाएं तो उसे संगम कहा जाएगा कि हम लोग 10 लोग जो है एक किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए काम के लिए जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए, दैट्स ए संगम। तो संगम बनाने का अधिकार है। ठीक, तो संगम या संघ बनाने का अधिकार आपको संविधान दे रखा है। और संघ का मतलब होता है यूनियंस, जैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ है, RSS, लोग जुड़े हैं एक किसी कॉज के लिए, पूरे भारत में घूमते हैं, काम करते हैं, उनका कोई एक चेयरपर्सन रहेगा, प्रमुख रहेगा, उन्हीं के निर्देशों पे जो है सारे काम भारत में होते हैं, इसे कहते हैं संघ। ठीक, तो आप जो है इसके तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार भी इसी के तहत प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आप बना लीजिए गरीब आदमी पार्टी। ठीक है, या मजदूर आदमी पार्टी। ठीक है, तो आप ऐसे जो है बना सकते हैं। कंपनी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, GST नंबर लीजिए, कंपनी बना लीजिए, किसने रोका है, आपको राइट्स मिला हुआ है। ठीक है, साझा फर्म बना सकते हैं। साझा मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखता हूँ और क्या देखा रखा भाई। क्लब, कोई क्लब बना सकते हैं। ठीक है, संगठन बना सकते हैं, व्यापारिक इकाई बना सकते हैं, व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन वगैरह ज़्यादातर गुजरात में बनते हैं, क्योंकि व्यापारी लोग वहीं हैं ज़्यादा, यूपी में तो है ही नहीं। तो व्यापारियों का संगठन ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है, जहाँ व्यापारी होते हैं, या कह लीजिए शहरों में होता है। हर शहर में व्यापारियों का एक संगठन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आप इस अधिकार का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, बल्कि यह अधिकार सिर्फ बनाने का नहीं, सिर्फ बनाने के मतलब बनाने का अधिकार नहीं देता, साथ ही साथ जो है इन सब को जो है संचालित करने का भी अधिकार मिलता है इस वाले अधिकार के तहत। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बनाने का अधिकार है, आप राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, उसकी मुखिया बन जाइए, उसे संचालित भी करिए, यह भी साथ में अधिकार आपको प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन वही वैसे इस पर कुछ बैन्स है। बैन्स वही है कि ऐसा कोई संगठन काम न करे कि भारत की एकता और अखंडता पे जो है कोई आंच आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई काम न करे, जैसे आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो पॉलिटिकल पार्टी मान लो आप भारत में बना रहे हो, भारत में काम कर रही है, अब जाके आप पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के जो है दोस्ती कर रहे हो, तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा लेके आपके यहाँ अटैक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, भारत की एकता और अखंडता पे जो है हमला हो रहा है ना, तो आपकी पार्टी बैन हो जाएगी। तो पार्टी बनाइए, संगठन बनाइए, सब कुछ करिए, बट भारत की एकता और अखंडता पे कोई आँच ना आए। ठीक है, ये जो है कुछ बैन्स होने के आधार है। दूसरा, सार्वजनिक आदेशों का पालन भी करें। सार्वजनिक आदेशों का पालन भी करें। जैसे कोविड आने वाला था तो मोदी साहब ने कहा भैया जनता कर्फ्यू है 1 दिन का, तो एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर है कि आपको घर में रहना है 1 दिन पूरा 24 घंटे। अब कोई इस कंपनी का मालिक या पहले राजनीतिक पार्टी जो लोग बैठे हैं चौधरी बन के आ जाए, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हमारे लोग नहीं मानेंगे, तो फिर पिटाई लगेगी इन सभी को। तो ध्यान रखिए, सार्वजनिक आदेश को ही मानना है अगर सरकार कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिस देता है तो। ठीक, तो इन आधारों पे जो है बैन भी लग सकता है आपको इस वाले अधिकारों के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला अधिकार समझते हैं कौन सा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो है सब जगह घूमने का अधिकार या कह लीजिए संचरण का अधिकार। मिटाता हूँ इसको, फिर समझते हैं। अगला है भाई, चलिए अगला वाला समझते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार।
भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का जो भी टेरिटरी है उसमें हर जगह अबाध संचरण का अधिकार। अबाध मतलब किसी बाधा के, संचरण मतलब विचरण मतलब आने जाने का अधिकार। बहुत ही संस्कृत वाले शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा है संचरण का अधिकार। संचरण का मतलब आने जाने का अधिकार, ये भी हमें मिला हुआ है संविधान के तहत आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज नंबर 4 कि कोई भी भारतीय नागरिक है, भारत के क्षेत्र में रहता है तो कहीं भी जो है बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के कहीं भी संचरण कर सकता है, घूम सकता है। अबाध का मतलब ये हुआ कोई बाधा नहीं रहेगी, पैसा है टिकट लीजिए ट्रैवल कर लीजिए, ठीक है। इसमें पहली बात यह है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से आप चाहे एमपी जाइए, चाहे झारखंड चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, घूम आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये है आप यूपी के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और आप यूपी में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, मेरठ आना चाहते हैं, तो मेरठ आके ट्रैवल करिए, किसने रोका आपको। कहने का मतलब आप एक राज्य में भी कहीं जा सकते हैं और साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भारत एक है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि ये शो करना था कि भारत एक है। भारत है भी एक, प्रशासनिक सुविधा के लिए तो राज्यों में बटा हुआ है, तो भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि आप सर्वत्र जो है बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो। पैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मोहल्ले में भी नहीं घूम पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई इस पर कुछ रोक टोक भी है। रोक टोक इसलिए है कि सब जगह घूमने का अधिकार तो है, बट कुछ कंडीशंस पे रोक टोक भी लगा दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं एकदम घनघोर जंगलों में, वहाँ जाके आप उनकी भाषा, शैली इत्यादि को डाइवर्स कर देंगे, मतलब आप अपनी भाषा लेके जाएंगे ना, अपना ज्ञान लेके जाएंगे, वहाँ रहेंगे उनके साथ, हो सकता है उनकी भाषा चेंज हो जाए, उनका रहन सहन चेंज हो जाए, तो भारत सरकार उन चीज़ों को मेंटेन रखना चाहती है। तो इस आधार पे हो सकता है आपको उस पार्टिकुलर क्षेत्र में जाने से रोक लिया जाए। उदाहरण के तौर पे नागालैंड अगर आप अराइव करते हो, जाते हो, तो वहाँ आपको वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा मतलब वैसा वीज़ा नहीं जैसे विदेशों में जाना पड़ता है, बल्कि एक परमिट लेना पड़ता है कि आप इतने दिन इतनी इतनी लोकेशन से आप ट्रैवल करेंगे। वीज़ा कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा, परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। कारण क्योंकि उनकी संस्कृति विशेष होती है, बोलचाल विशेष होती है, खान पीन अलग होता है, तो उनको सेफ रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इससे घाटा ये हो रहा है कि आम जन वहाँ बहुत नहीं पहुँच पाते हैं, और जो मिशनरीज होती है ना, मिशनरीज वो वहाँ पहुँच जाती हैं उनके उत्थान के नाम पे, और उत्थान के नाम पे मिशनरीज क्या कर रही है, उनको उधर से निकाल के क्रिश्चियन बना रही है। पूरा आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, आज से 50 साल पहले वहाँ पे क्रिश्चियन कुछ नहीं था, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है क्रिश्चियन बना बैठा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये मिशनरीज घुस गई वहाँ पे। खैर वो अलग बात है, आप उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप ये ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस कंडीशन यही है कि एसटी वाला एरियाज़ है वहाँ मत जाइए। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उसी पे बैन है, यूपी में कहीं भी एसटी एरिया का आइए कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रखा गया है, ठीक है। तो ये है, बाकी कुछ कंडीशंस ये हैं कि भाई बैन्स पे कुछ बैन और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ बैन्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेश्या है या कोई अपराधी कह लीजिए, पेशेवर अपराधी है या एड्स पीड़ित व्यक्ति है, इनके अबाध संचरण पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तर्क क्या दिया है उसको समझते हैं। वेश्या को तर्क दिया कि भाई कि गलत काम करती है, वहाँ जाएगी, वहाँ करेंगे, फलाना ठिकाना, एड्स वेड्स फैलेगा, इसलिए रोक लगा दिया। सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है बैन लगा दिया गया, ठीक है। वैश्या का मतलब यहाँ सिर्फ स्त्री से नहीं है, पुरुष से भी है। वैश्या शब्द जनरली यूज होता है तो लोग लड़की को समझते हैं, बट मेरा मानना है वैश्या शब्द जो है कॉमन जेंडर को इंडिकेट करना चाहिए, चाहे स्त्री भी हो पुरुष भी हो। जरूरी नहीं कि स्त्री ही वैश्या हो, पुरुष भी तो हो सकता है। तो पता नहीं कानून के नज़र में ऐसा है कि नहीं है, बट मेरे नज़र में तो ये है। आई होप आप इसी को समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पेशेवर अपराधी है,
किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है, ट्रैवल करेगा, हो सकता है उधर गड़बड़ कर दे, तो इसलिए उस पर जो है बैन लगा सकते हैं सरकार। एड्स पीड़ित है तो हो सकता है एड्स पीड़ित व्यक्ति को अगर कहीं ट्रैवल करेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, लोगों के साथ छुआछूत से तो एड्स तो होता नहीं है, बट चीज़ें ऐसी जैसे दाढ़ी शेविंग बनाना इत्यादि से हो जाता है, और क्या कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध इत्यादि अगर बनाता है किसी के साथ, अगर मान लीजिए, तो उससे ये स्प्रेड हो सकता है एड्स वाली बीमारी। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को बैन कर रखा है, भाई आप ट्रैवल मत करो, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ही रहो, जिससे जो है अदर लोकेशंस पे जो है दिक्कत ना आए। तो इन्हीं लोगों पे बैन है, बाकी किसी पे जो है बैन नहीं है। ठीक, तो वही है, बस ये चौथे में बस इतना बता रखा है। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा देखने से पहले इसको बिठाते हैं। तो जो है अगला वाला जो है राइट्स देखते हैं। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास या बस जाने का अधिकार। ठीक है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है किसी भी भाग में निवास कर लीजिए या बस जाइए। तो देखिए दो प्रकार का जो है यहाँ पे पांचवा है निवास का अधिकार। देखिए निवास दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई, दूसरा स्थाई। निवास का मतलब आप गए नौकरी की तलाश में, वहाँ नौकरी मिल गई, किराए पर रूम लेके वहाँ रहने लगे, नौकरी जब तक थी रहे, खाए पिए, लोगों से दोस्ती यारी करी, वापस आ गए अपने गांव रहने लगे, घर आ गए रहने लगे। ऐसे स्थान को, ऐसे आवास को जो है अस्थाई जो है निवास कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप किसी पर्टिकुलर सिटी में गए, वहाँ आपकी जॉब्स लगी, आपने वहाँ पैसे बनाए, घर बनाया, विवाह भी वहीं किया, या फिर अपने गांव में किया, वहाँ जाके रहने लगे, बच्चे सब वहीं पढ़ रहे, परमानेंटली आप वहीं के हो गए। इस प्रकार के निवास को कहते हैं स्थायी निवास। स्थायी निवास मतलब अब आप वहीं के हो गए, अब आप जो है वहीं के हो गए। तो दो प्रकार के निवास की जो है आज़ादी जो है भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को देती है। क्या पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। तो टेम्परेरी रूप से रहना, अस्थायी रूप से रहना, उसे निवास कहा जाता है, और परमानेंटली वहीं जाके रह जाना उससे कहता जाता है बस जाना, कि आप वहीं बस गए। ठीक है, तो इस प्रकार के दो प्रकार के जो है राइट्स जो है भारतीय संविधान ने दिया है। ऐसी व्यवस्था जो होती है एक तरीके से देखा है तो आंतरिक अवरोधों को खत्म करती है, और ये बात पे बल देती है कि भारत एक है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे बिहार का हो, झारखंड का, उड़ीसा, तमिलनाडु, कहीं का भी हो, वो कहीं भी जाके रह सकता है, बच सकता है। कोई भी जो है पाबंदियां नहीं है, कोई भी आंतरिक अवरोध नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका बजट है, आप जाके लीजिए, घर लीजिए, मकान लीजिए, ज़मीन लीजिए, खेत बाड़ी लीजिए, फ्लैट बनाइए, घर बनाइए, जो भी करना है करिए, रहिए। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है भारत में है। जो आंतरिक अवरोधों को जो है खत्म करता है। बट कंडीशन वही है कि आप जो है किसी जनजाति समूह वाले एरिया में नहीं जाके बच सकते, वहाँ पे बैन है। बैन इसलिए है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके कल्चर को सेव करने के लिए सरकार ने वहाँ जाने से मना कर रखा है। घूमने आ सकते, परमिट ले लीजिए, जाइए, घूम के वापस आ जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है की गई। आखिरी वाले जो है अधिकार को समझते हैं, स्वतंत्रता को समझते हैं, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये बहुत ही वाइड है। वाइड इसलिए क्योंकि इससे जो है लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, व्यवसाय से ही तो रोजी रोटी आती है। तो भारतीय संविधान ने इसको बहुत ही वाइड रेंज में जो दे रखा है, बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है कि कोई भी ऐसा वैलिड जो है पेशा है उससे आप अपना सकते हो, उससे जो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। कोई भी पेशा, नौकरी करो, चाकरी करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, पढ़ाओ लिखाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट वो व्यवसाय वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों की हेरा फेरी करो, लड़कियां सेल करो, गांजा जो है लेकर ब्लैक में जाके बेचो। जो भी वैलिड व्यवसाय हैं, बिजनेसेस हैं, उसमें आप कर सकते हो। इनवैलिड कुछ भी है उसको नहीं करना है, पिटाई लगेगी। ठीक है, तो बहुत ही जो है इस वाले में बहुत ही वाइड रेंज में जो है चीज़ों को फ्री कर दिया गया है कि आप कोई सा पेशा अपना सकते हो, कोई सा।
जो आपको बेटर लगे। आप नाई बनना चाहते हो नाई बन जाओ, कुम्हार बनना चाहते हो कुम्हार बन, जो बनना चाहो बन जाओ। कंडीशन है गलत काम नहीं करना है, ठीक। दूसरा ये है आप गलत काम नहीं करोगे एक सा भी। ड्रग्स बेच रहे हो आप, बहुत पिटाई लगेगी। बच्चे बेच रहे हो आप, गलत लगेगी। गाय की तस्करी कर रहे हो आप, पिटाई लगेगी। महिलाओं के जो है ट्रैफिकिंग कर रहे हो, पिटाई लगेगी। सेक्स वर्कर आप बन गए हो, पिटाई लगेगी। जो भी मतलब वैलिड कॉज है वो सब वैलिड है, और जो इनवैलिड वाले हैं उन सब में आपकी पिटाई लगेगी। तो जो अच्छे काम है वो सारे अपना लीजिए, बुरे काम सारे छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान कह रहा है, भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं गीता में अर्जुन से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टेट जो है कुछ चीज़ों पे जो है अपने कॉपीराइट्स रखता है। राज्य जो है, सरकार जो है, कुछ चीज़ों पे कॉपीराइट रखता है। जैसे मान लो कोई पेशा अपना रहे हैं, उसमें क्या करेगा वो टेक्निकल स्किल को जो है कंपल्सरी कर देगा, या फिर कह लीजिए लाइसेंस देगा। बिना लाइसेंस के आप उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल वाला काम है, मच्छर भगाने वाला, जो धुआं मारते हैं, चूहा पकड़ते हैं, वो रख देते हैं पैड्स, उसमें फंस जाता है, या चूहा मारने की दवा आती, ये सब आम जनों को नहीं मिल सकता, उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा। जहरीली चीज़ें हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे पेस्ट कंट्रोल वाला ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ। तो जो भी खतरनाक वाला व्यवसाय है उसके लिए लाइसेंस होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, डिग्री होगी, तो ही सरकार जो है आपको काम करने देगी। अब ऐसा नहीं आप मिसाइल बनाने चल दो, आपको आता था कुछ नहीं, तो मिसाइल बनाने का राइट थोड़ी मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा है कुछ चीज़ों को, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसे सरकार जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने पास ही रखना चाहेगा, वो रखेगा, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे लगभग जो है प्राइवेट हो गया है कुछ चीज़ों को छोड़ के, तो पार्शियली अपने पास है, मोस्टली जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है। देखिए डिफेंस सिस्टम इंडिया का पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास है। कुछ डिफेंस के सामान जो है प्राइवेट कंपनियों से बनवाते हैं, बट बहुत ही विश्वसनीयता के साथ बनवाते हैं कि इसका जो है डेटा आप लीक नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो है चीज़ें अपने पास, कुछ आप बनाओ, कुछ मैं बनाऊँ। तो इस प्रकार जो है स्टेट जो है काम करता है, आपको अधिकार देता है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 19 था, जिसके तहत 6 अधिकार थे। मैंने आपको सारे अधिकार बारीकी से एक एक करके समझा दिए गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, किताब को पढ़िए, पुस्तक को पढ़िए, वीडियोज़ को फिर से घुमा के पीछे से देखिए, सारी बातें क्लियर हो जाती है। अगर नहीं होती है कमेंट्स में मेरे को लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगले वाले सेक्शन में, यानी अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 20 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे मिलता है उसको समझेंगे। एग्जैक्टली वो है क्या, मैं देख लेता हूँ। अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए आप पकड़े गए, तो आपके साथ स्टेट कैसे बिहेव करेगा, पुलिस कैसे बिहेव करेगी, वो सारी बातें इसमें रखी गई है आर्टिकल नंबर 20 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।